देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे। फिर से पूरे राज्य भर के अंदर 4000 सीटों पर कराए गए बैलेट पेपर से चुनाव दोस्तों, लेकिन रिजल्ट जो आया वो फिर से चिल्ला चिल्लाकर बताने लगा है कि क्यों बीजेपी के लोग बैलेट पेपर का विरोध करते हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 17 दिसंबर को होने जा रही है किसानों और प्रशासन के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई और किसान नेताओं को बुलाया गया है। बताएंगे कहां पर महापंचायत बुलाई गई है दोस्तों, जहां पर कुछ दिन पहले जोरदार तरीके का संघर्ष भी हुआ था। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे कैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री के घर पर बीजेपी का फर्जी अध्यक्ष पहुंच गया दोस्तों, जिसके बाद अचानक से पुलिस ने गिरफ्तार किया। और बताएंगे किस तरीके का हंगामा हुआ कि रवीश कुमार को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। साथ साथ पश्चिम बंगाल में कितने लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटाने को लेकर चल रही है तैयारी दोस्तों, आंकड़ा भी आना शुरू हो चुका है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अचानक से असम के अंदर एक के बाद एक कई सारे बीजेपी और उसके सहयोगी के नेता कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ज्यादातर जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी की हालत क्यों खराब हो जाती है, क्या बैलेट पेपर और बीजेपी की है दुश्मनी, क्या बैलेट पेपर बीजेपी को देखना नहीं चाहता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से भाजपा सबसे ज्यादा डरती है और बैलेट पेपर के सामने बीजेपी टिक नहीं सकती, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के ग्राम पंचायत चुनावों से पहले चरण के अंदर 4236 ग्राम पंचायतों में से 2383 गांव की पंचायत में अपना उम्मीदवार जितवा दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को 4236 में से 2383 गांव में जीतने का मौका मिला है, जिस आंकड़े को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो चुनाव में 3836 गाँव के अंदर वोट डाला गया था, यानी 4236 ग्राम पंचायतों में से लगभग 400 के आसपास ऐसे ग्राम पंचायत थे जहां पर निर्विरोध उम्मीदवार चुनकर आया था दोस्तों। बाकी 3836 गाँव के अंदर वोट डाले गए, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने समर्थित उम्मीदवार ने तकरीबन 58.5% सीट हासिल कर ली। और दूसरे नंबर पर बीआरएस पार्टी रही दोस्तों, जिसने 1155 से लेकर 1159 सीटें जीत हासिल कर ली, और भारतीय जनता पार्टी को केवल 186 से 188 सीटें मिली दोस्तों, यानी 4236 सीटों में से बीजेपी को मात्र 186 से 188 सीटें मिली। जबकि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के अंदर 2024 के जो नतीजे थे दोस्तों वो बीजेपी के समर्थन में थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत का मौका मिला दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी को 17 में से 8 सीटों पर जीत का मौका मिला, यानी कांग्रेस के बराबर जो आंकड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का था, यानी ईवीएम इस्तेमाल करके जो चुनाव लोकसभा के कराए गए, तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बराबर थी दोस्तों, और एक सीट बीआरएस पार्टी को मिला था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से मुकाबला, और बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि तेलंगाना के अंदर भी उनकी पार्टी मजबूत होगी दोस्तों। तमाम तरीके के दावों के बीच खबर ये सामने आ जाती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए, यहीं पर बीजेपी की पूरी लुटिया डूब गई, और 4236 ग्राम पंचायतों में से 2300 यानी 2383 ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत गया दोस्तों, और 60% के आसपास उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जीतकर अपनी मजबूत स्थिति में आ गए दोस्तों। आलम यह था कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बड़े अंतर से जीती है। ये बात केवल बोलने वाली नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है, क्योंकि विपक्षी पार्टी तेलंगाना की बीआरएस पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति की ओर से भी इस बात पर मुहर लगाई गई है दोस्तों। बीआरएस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जीती है दोस्तों। बीआरएस पार्टी आंकड़ा देते हुए कहती है कि तेलंगाना के गाँव के नतीजे सामने आ गए हैं, और तेलंगाना के विलेज के अंदर यानी गाँव के अंदर जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 1702 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि बीआरएस पार्टी को 1345 सीटें मिली है, और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 186 और अदर्स यानी अन्य को 524 गांव में अपने लोगों को जिताने का मौका मिला है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बीआरएस पार्टी ने इस आंकड़े का समर्थन किया है, बताया है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर जीत रही है। अगर आप भी मानते हैं कि धुर विरोधी पार्टी की ओर से इस बात को स्वीकार किया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। वैसे भी बीआरएस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ चुकी थी विपक्ष की लड़ाई में, अब बीआरएस पार्टी आगे आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी का कुछ अता पता नहीं है। और क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए थे और बीजेपी का कोई अता पता नजर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ज्यादा सवाल गहराते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए जैसे दुनिया के विकसित देशों के अंदर कराया जाता है, तो अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा गांव के अंदर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध सितंबर 2024 से चल रहा है, जो जुलाई 2025 में बाउंड्री वॉल के निर्माण के बाद और ज्यादा उग्र हो गया। 10 दिसंबर 2025 को प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया, आगजनी करी और 14 वाहनों के अंदर आग लगा दी, जिससे पुलिसकर्मी और ज्यादा भड़क गए और स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई दोस्तों। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक
विधायक अभिमन्यु पूनिया भी शामिल थे और 107 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया और 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर भी मौजूद थे। इंटरनेट सेवाएं 4 दिनों तक बंद रहा, 30 परिवारों को बाद में छोड़ दिया गया। किसान भूजल के क्षय यानी एथेनॉल का प्लांट लगाने के कारण जमीन में मौजूद पानी पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। जिस पानी का इस्तेमाल करके, बोरिंग का इस्तेमाल करके लोग खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते थे, उस पानी को कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे एथेनॉल प्लांट लगाने से जमीन का भू स्तर, जल स्तर कम हो जाएगा और यही कारण है सबसे बड़ा विरोध का। दोस्तों ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अब 17 तारीख को और ज्यादा बड़ा घमासान मचता हुआ दिखाई देगा। 450 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल का जो प्लांट बनाया जा रहा है उसके विरोध में अब महापंचायत का ऐलान किया गया है। महापंचायत के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार स्थिति को मेंटेन रखने के लिए क्षेत्र में मौजूद है दोस्तों। लेकिन अब महापंचायत 17 तारीख को एक बार फिर से बुलाई गई है। 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में महापंचायत बुलाई गई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे और किसानों का कहना है कि 17 तारीख को वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फैक्ट्री को यहां से किसी भी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग को दोहराएंगे, यानी यहां पर इसे नहीं लगने दिया जाएगा। इसके पीछे कई बड़े कारण है दोस्तों। एक तो हवा खराब हो जाएगी, दूसरा जलस्तर नीचे चला जाएगा और जलस्तर नीचे जाने से पानी की व्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और फसलों के उत्पादन पर भी इसका फर्क पड़ेगा। तो इन्हीं बातों को लेकर अब 17 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत खुद मौजूद रहेंगे दोस्तों। देखते हैं प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के साथ एक जमकर खेला हुआ दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य के घर पर फर्जी बीजेपी का अध्यक्ष बताकर दशरथ पाल नाम का एक व्यक्ति पहुंच गया दोस्तों। दशरथ पाल अपने आप को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बताकर नाम का फ्रॉड करके यहां पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा दोस्तों। आरोपी खुद को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बता रहा था। इस पर रवीश कुमार की ओर से भी तंज कसा गया दोस्तों। रवीश कुमार ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यानी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को फर्जीवाड़ा इंट्रोड्यूस कराने के बाद डिप्टी सीएम से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। यानी फर्जीवाड़ा बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि भी बताने लगा अपने आप को, यानी 2-3 तरीके की बातें ये बोल रहा था। हालांकि बाद में पकड़ा गया दोस्तों और इस पर अब जांच पड़ताल जारी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है दोस्तों जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं कि एयर प्योरीफायर तो अमीर लोगों के चोचले हैं, AQI ज्यादा हो तो घर के पर्दे लगाकर योग कीजिए, 15 दिनों में पर्दों को साफ कर लीजिए, कुछ देर के लिए मास्क लगा लीजिए। योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि AQI बढ़ने और प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बाबा रामदेव हर चीज का इलाज योग को बताते हैं और कह रहे हैं कि घर का पर्दा लगाकर योग कीजिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर बंगाल के अंदर SIR को लेकर एक नई अपडेट आई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के दौरान 58 लाख से ज्यादा लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य में अब तक मरे हुए वोटर्स की संख्या 24,18,699 पाई गई है। इसके अलावा 12,01,662 लोग नहीं मिले हैं। अगर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO किसी वोटर को ढूंढने के लिए उनके घर 3 या उससे ज्यादा बार जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोटर नहीं मिलता तो फिर उसे मिसिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, ऐसा दावा चुनाव आयोग का है दोस्तों। इसके अलावा इस राज्य में कुल 19,93,087 वोटर ने अपना पता बदला है, ऐसी जानकारी दी है। उनके पास एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों तकरीबन 58 लाख लोगों का नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका नाम काटा जाएगा। अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने जो अपडेट दिया है उस पर अंतिम अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने लोगों के नाम काटे गए, लेकिन आंकड़ा भी 58 लाख के आसपास चल रहा है दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया जाएगा वो 16 तारीख को ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, यानी बताया जाएगा कि किन किन लोगों के नाम काटे गए हैं और किन के नाम जोड़े गए हैं। उसके बाद लोग अपने नाम को लेकर किसी भी तरीके का क्लेम करवा सकते हैं। उसके बाद फाइनल जो SIR की लिस्ट जारी की जाएगी दोस्तों वो बंगाल चुनाव से चंद दिन पहले की जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर असम के अंदर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार को राज्य के अंदर एक पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इन सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनकी पार्टी से लोगों के निरंतर जुड़ने से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में हवा का रुख बदल रहा है। गोगोई ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को यह सबक मिलेगा कि अंत में अहंकार ही हार होता है। राजधानी दिल्ली में गौरव गोगोई ने जितेंद्र सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में असम गण परिषद यानी AGP के 2 नेता जिसमें पूर्व विधायक बुबुल दास और अशोक कुमार प्रधानी को कांग्रेस पार्टी का दामन थमाया है दोस्तों। उसके अलावा चाय बागान क्षेत्र से जुड़े हुए नेता गौतम धोनोवार और एक अन्य नेता लंकी तबकी को कांग्रेस पार्टी में
शामिल करवाया है। तो धीरे धीरे करके असम के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रही है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कई नेताओं के शामिल होने की खबरें सामने आएगी। तो कुल मिलाकर हिमंत बिस्वा शर्मा के सामने इस बार गौरव गोगोई एक चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं दोस्तों। और गौरव गोगोई ने जिस तरीके से मिसाल बिछानी शुरू कर दी है, तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि गौरव गोगोई ही हिमंत बिस्वा शर्मा की चिड़चिड़ाहट का सबसे बड़ा कारण बनेंगे दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रख दिया है दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को फटकार लगाई है दोस्तों। यानी जिस एमजी नरेगा योजना की आलोचना करते हुए नरेंद्र मोदी ने सदन में बोला था कि वो इसे कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीता जागता उदाहरण है यूपीए सरकार की योजना का। यानी एमजी नरेगा ने कितने लोगों का उत्थान कर दिया दोस्तों, उसकी कोई गिनती नहीं है। करोड़ों लोगों को रोजगार देने यानी 100 दिनों की गारंटी रोजगार की ये योजना लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पसंद की गई। 2009 में कांग्रेस पार्टी के जीत का सबसे बड़ा कारण ही ये योजना थी। एमजी नरेगा योजना के कारण ही कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके की बंपर सफलता मिली दोस्तों। 2005 में नरेगा लेकर आया गया था और 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम इसको दिया गया दोस्तों। यानी नरेगा से एमजी नरेगा किया गया, महात्मा गांधी शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब भाजपा सरकार ने महात्मा गांधी शब्द को हटाकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम नाम रख दिया है दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये नाम क्यों रखा गया, जब पहले ही महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल हो रखा था। तो यहाँ पर पूज्य बापू लिखने की क्या जरूरत है। ऐसे में कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग आसाराम को पूज्य बापू जी बोलते हैं, तो क्या ये पूज्य बापू लिखकर बीजेपी वालों ने आसाराम के नाम पर एमजी नरेगा का नाम रख दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल तो उठता ही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की स्कीमों का नाम बदलकर अपने नाम पर करने की मोदी और उनकी सरकार की पूरी लत पुरानी है और यही 11 साल से तो ये लोग करते आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी केवल इतना बोलती तो भाजपा वाले बोलते कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी योजनाओं की लिस्ट दे दी है। साथ साथ पैरेलल में बताया है कि कैसे नाम बदलकर भाजपा वालों ने अपनी योजना इसको बता दी। दरअसल दोस्तों पहला तो एग्जांपल सबसे बड़ा यह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को सब्सिडी के पैसे कांग्रेस पार्टी के टाइम से ही भेजे जाते रहे हैं, उसको पहल योजना का नाम दे दिया गया। ऐसे ही बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के योजना को जनधन अकाउंट का नाम दे दिया गया। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन बता दिया गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना बता दिया गया। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम पीपीपी मॉडल को प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम बता दिया गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भारत नेट बताकर बीजेपी ने प्रचार करना शुरू कर दिया दोस्तों। इसी तरीके से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मेक इन इंडिया के नाम से जानी गई। ऐसे ही इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के नाम से अब बीजेपी सरकार में जानी जाती है। स्वावलंबन योजना जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी उसको अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्किल इंडिया का नाम दिया गया। बीपीएल परिवारों को फ्री एलपीजी का कनेक्शन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार देती थी उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम दे दिया गया। ऐसे ही मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी MNAIS को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम दे दिया गया। राजीव आवास योजना को सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग का नाम दे दिया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम दे दिया गया। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी को सॉइल हेल्थ कार्ड का नाम दे दिया गया। जन औषधि स्कीम को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम दे दिया गया। ऐसे ही और भी कई योजनाएं गिनवाई गई है दोस्तों। कई दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जहां पर केवल कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसका नाम बदलकर भाजपा अपने नाम पर अपने जो तथाकथित महापुरुष है उनके नाम पर योजना चला रही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने मजदूर संगठन के लोगों से मुलाकात किया है दोस्तों। राहुल गांधी ने जानकारी देते हुए तस्वीर शेयर की है और कहा है कि आज जन संसद में देश भर के मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए कहा कि आज जन संसद में देश भर के मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिस दौरान नए लेबर कोड यानी जो 4 लेबर कोड आए हैं उनके साथ विस्तृत और गंभीर चर्चा की गई है। इन 4 नए लेबर कोड को लेकर बहुत चिंता दिखाई है संगठन के लोगों ने और उनके अनुसार ये श्रमिक कानूनों के खिलाफ है। यानी जो पहले के कानून थे उसके खिलाफ है। कानून श्रमिकों के अधिकार और संगठन को कमजोर करके उनके हक की आवाज को दबाने का एक प्रयास है। उनकी चिंताओं और सुझावों पर ध्यान दिया है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनकी आवाज को उठाने का वादा राहुल गांधी ने किया है। यानी लेबर कोड बिल का राहुल गांधी विरोध करते हुए संसद के अंदर नजर आएंगे दोस्तों। और जो प्रतिनिधि हैं वे लोग मुलाकात करते हुए राहुल गांधी को डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे इस योजना के कारण, इस 4 लेबर कोड के कारण उनको बुरी तरीके से नुकसान झेलना पड़ेगा, बुरी तरीके से दबाव में आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें श्रमिकों के अधिकार और संगठनों को कमजोर किया गया है जो पहले के कानून में मजबूत हुआ करते थे। अगर आप भी
मानते हैं दोस्तों कि ऐसे किसी भी कानून को लेकर विरोध तो होना तय है जहां पर श्रमिकों या फिर मजदूरों या किसानों के खिलाफ कोई योजना बनाई गई हो। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी के लोग खुद अपने आप को एक्सपोज करते नजर आए दोस्तों। यानी राहुल गांधी 15 तारीख को बर्लिन के दौरे पर यानी जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी वालों को इसकी बड़ी चिंता थी। भाजपा के एक मंत्री राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे और अब पता चला है कि नरेंद्र मोदी भी विदेश के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। संसद का काम जारी रहेगा, उस बीच में नरेंद्र मोदी विदेश के लिए निकल रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी क्यों, जो देश के प्रधानमंत्री है, छोड़कर जा रहे हैं और यात्राएं कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट ये है कि राज्यसभा के अंदर उस वक्त सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया दोस्तों, जिस वक्त पता चला कि बीजेपी सरकार की ओर से कोई भी कैबिनेट मंत्री संसद के अंदर मौजूद नहीं है, संसद के अंदर पूछे जा रहे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है। जब सामने देखा कांग्रेस पार्टी ने तो पता चला कि एक भी कैबिनेट का मंत्री मौजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया और कहा कि ये तो सदन की कार्रवाई चल ही नहीं सकती। जब सामने मंत्री नहीं बैठा तो हम किससे सवाल पूछेंगे, सदन की कार्रवाई कैसे होगी। जब काफी दबाव बनाया गया दोस्तों तो चेयर पर बैठे हुए चेयरमैन और भारत के उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया दोस्तों। जब मंत्री ही नहीं बैठे हुए थे तो फिर क्या चर्चा होती। और वैसे भी ये वही मंत्री है जो राहुल गांधी के बर्लिन जर्मनी के दौरे का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। खुद काम काज करने के लिए संसद भवन में आते भी नहीं है और पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, एडजमेंट करवा दिया, स्थगित करवा दिया गया और करोड़ों रुपए का नुकसान जनता को हुआ दोस्तों। लेकिन इस पर एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के विदेश जाने से जिन भाजपाइयों को, मंत्रियों को दिक्कत थी, वे लोग संसद भी नहीं आ रहे हैं, राज्यसभा भी नहीं आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग केवल राहुल गांधी पर उल्टा सीधा बोलने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। इससे ज्यादा जनता के हित का कोई इनको परवाह नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखता के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हैदराबाद आएंगे दोस्तों और हैदराबाद में दिग्गज फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉलर लियोनेल मेसी के एक चैरिटेबल मैच को देखेंगे दोस्तों। राहुल गांधी के मैच खेलने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि राहुल गांधी केवल इस मैच को देखेंगे दोस्तों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस गेम को खेलेंगे और अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद है, तो तीनों जने मौजूद रहेंगे। एक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे, दूसरी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इंडिगो पर एक्शन हुआ है दोस्तों। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से इंडिगो के सीईओ से दूसरे दिन भी पूछताछ की गई है। बेंगलुरु के एयरपोर्ट से 54 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं दोस्तों। यानी अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्थिति उस तरीके की नॉर्मल नहीं हो पाई है जो क्राइसिस से पहले की थी। देखते हैं जो भी जानकारी से जुड़े आते रहेगा, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों विश्वविख्यात योग गुरु बाबा रामदेव का एक ऐसा बयान आया है जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं और उनकी जमकर चर्चा और उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है दोस्तों। आपको बता दें कि मीडिया कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने साफ शब्दों में कहा कि भले ही वो कोई राजनेता ना हो, लेकिन देश हित में वो 5 से 10 करोड़ वोटर्स को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इसी बीच इस दौरान एक सवाल को लेकर एंकर पर बुरी तरीके से भड़क गए और खड़ी खोटी सुनाने लगे दोस्तों। रामदेव का कहना है कि उनकी पहुंच देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक है और यह मुकाम उन्होंने किसी व्यापार से नहीं बल्कि सेवा और त्याग से हासिल किया है। उन्होंने अपनी तुलना देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों से करते हुए कहा कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को लोग उनके प्रोडक्ट की वजह से जानते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को जो सम्मान मिलता है वो उनके तप और त्याग की देन है। यानी बाबा रामदेव का दावा है कि उनको सम्मान तप और त्याग की वजह से मिलता है दोस्तों। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनकी कंपनी के ऊपर आरोप लगता है कि वो शहद के नाम पर लोगों को चीनी खिलाते हैं। कोर्ट में कई बार इनको चक्कर लगाना पड़ा केवल इसलिए क्योंकि कोरोना की दवाई बताई गई थी। पतंजलि के प्रोडक्ट को, इम्यूनिटी बूस्टर को दवाई बता दी गई थी, जिसके कारण कोर्ट में जाकर माफी तक मांगनी पड़ी दोस्तों। बाबा रामदेव को लेकर कोर्ट काफी ज्यादा गुस्सा था। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा रामदेव एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, उनको लगता है कि उनका हर जगह सम्मान है, लेकिन वास्तविकता हम सबको पता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बड़ी संख्या में उड़ान रद्द होने के कारण सरकारी जांच का सामना कर रही बजट एयरलाइंस इंडिगो को एक और बड़ा झटका लगा है। एयरलाइंस को 58 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस थमाया गया है। एयरलाइंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह नोटिस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली दक्षिण के सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त की ओर से दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अब इनको नोटिस भी दिया गया जब जनता का दबाव चल रहा है। हालांकि उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि कुछ खास एक्शन होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जमकर चंदा देती है ये पार्टी, ये कंपनी, और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 56 करोड़ के आसपास का चंदा देने का आरोप लगाया गया। तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड वायरल भी हुआ था दोस्तों और खबरों में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 14 तारीख को रामलीला मैदान में राजस्थान से कांग्रेस पार्टी यानी राजस्थान कांग्रेस 25,000 लोगों को भेजेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केवल हम राजस्थान से 25,000 लोगों को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल होने के लिए भेज रहे हैं और ये एक भव्य आंदोलन होगा। दिल्ली में राहुल गांधी 14 तारीख यानी कल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोस्तों देखते हैं राहुल गांधी के बयान से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सबकी नजर टिकी हुई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 13 दिसंबर को तय होगा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा।
बनेगा। दिल्ली से लखनऊ तक हलचल इस बात को लेकर मची हुई है दोस्तों, कई नामों की चर्चा है। इन सब के बीच में सब जानना चाहते हैं कि यूपी बीजेपी का आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा। किसी सरप्राइज नाम को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि दोस्तों जो नाम अभी आज के डेट में मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है वो है केंद्र के वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7वीं बार सांसद बने पंकज चौधरी। अध्यक्ष के पोस्ट के लिए आगे किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि उनके नाम की चर्चा के पीछे कई दिनों से जो तर्क चल रहे हैं वो ये कि ओबीसी समाज से आते हैं पंकज चौधरी। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी आखिर समय में चौंकाने वाले नाम को भी आगे कर सकती है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को फिर से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कई मामलों को लेकर खटपट देखने को मिलती है। साथ साथ दोस्तों भूमि संबंधी शिकायतों के निपटारे में सुस्ती और लापरवाही को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार को जमकर भड़क गए दोस्तों। उनके आवास पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान कई शिकायतें सामने आई, जिनमें एक मामले में उप मुख्यमंत्री खासा नाराज हो गए। पटना के बल्लीपुर के गौरी चक निवासी शिकायतकर्ता विवेक ने बताया कि जमाबंदी नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से उनकी जमीन का म्यूटेशन लंबित है और अधिकारी और कर्मचारी लगातार आवेदन को टालते जा रहे हैं। इसे सुनकर डिप्टी सीएम काफी भड़क जाते हैं और सख्त लहजे में पूछा कि शिकायत आधे साल से लंबित पड़ी हुई है। उन्होंने सीओ को निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में कितने मामले ऐसे पेंडिंग है, इसकी विस्तृत सूची एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवाएं। अब इस मामले को लेकर दोस्तों लगातार बयानबाजी भी जारी है। सबको पता है कि बिहार के अंदर जिस तरीके से भूमि सुधार को लेकर नियम बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्सपोज करते हैं। दोस्तों लोग लगातार भूमि के विवाद में और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार की पॉलिसी न जाने किस तरीके की है कि उल्टा लोगों के खुद के आपस के विवाद को बढ़वा दिया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद।